Good morning, students. वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेज ऑफ राजस्थान चिल्ड्रंस एकेडमी। तो बच्चों, हम पिछली क्लास में कर रहे थे 7th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था डेंटिशन तक, यानी कि आज हम एक बार जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन की मतलब जो भी आपका प्रोसेस है आपका खाना खाने का, उससे न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड क्या क्या है। आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे आप एनर्जी ले रहे हैं, और जो रिमूवल है आपके वेस्ट मटेरियल का, वो पूरा पार्ट आता है न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन के 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके अंदर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंट्री कैसे लेता है, वो आपकी फर्स्ट स्टेप इंजेशन। फिर सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। आपने जो भी फूड जिस भी फॉर्म में खाया है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, जो भी है, वो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में, जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, यूज़ कर सके। तो इसे कहते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर हम आए थे एब्जॉर्प्शन। आपका फूड अंदर आ गया, डाइजेस्ट हो गया, अब उसका एब्जॉर्ब होगा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। अब वो एब्जॉर्ब होगा और पहुंचेगा आपकी बॉडी की हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक आपका वो फूड पहुंचेगा, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब आपका फूड इनटेक हो गया, अब वो डाइजेस्ट भी हो गया, अब वो एब्जॉर्ब भी हो गया, यानी कि आपके ऑर्गन तक भी पहुंच गया। अब ऑर्गन तक भी पहुंच गया, अब आपके ऑर्गन में उस फूड का क्या होगा, यूज़, उससे एनर्जी निकाली जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन। और अब आता है आपके फूड से जो डाइजेस्ट हो गया था, वो उसका मेन पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, पर एक पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रह गया था उसका रिमूवल, उसे कहते हैं इजेशन। अब वो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाएगा। तो ये आपका 5 स्टेप का प्रोसेस हो गया डाइजेशन का, न्यूट्रिशन का। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें इंजेशन कैसे होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, फूड को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और फिर फूड अंदर एंटर कर जाता है। ये आपका प्रोसेस हो गया इंजेशन का अमीबा में। इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन आपके अमीबा में सिंगल सेल है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन में नहीं जाना पड़ता है, यहीं पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। सिंगल सेल है, यहीं पे फूड एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, असिमिलेट भी यहीं पे हो जाएगा, और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अमीबा से रिमूव कर दिया जाएगा, जिस प्रकार एंटर हुआ था उसी तरह। तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये डायग्राम आपको बनाना है, आपको याद रखना है। चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप अपनी बुक से रीडिंग भी लगाते चलें। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे। उससे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन की पहली स्टेप वही आएगी, इंजेशन। इंजेशन ह्यूमंस में होता है माउथ के थ्रू। अब माउथ में क्या क्या इंक्लूडेड है, माउथ में आपके पास टंग है, टीथ हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इन सभी के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की, डेंटिशन। टीथ के अरेंजमेंट को डेंटिशन कहते हैं, कि आपके माउथ में टीथ किस प्रकार अरेंज हैं, इसे डेंटिशन कहा जाता है।
अब टीथ का फंक्शन क्या होता है? मेस्टिकेशन। एक यहाँ मेस्टिकेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, आपने जब डाइजेशन पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन में था ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल। सोल्यूबल यानी कि जो डिज़ोल्व हो जाए और आप उसे यूज़ कर लें, एब्जॉर्ब हो जाए। सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड का होता है डाइजेशन। मेस्टिकेशन है चबाना, इसमें सिर्फ छोटे टुकड़ों में स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किसकी मदद से होता है? दांतों की मदद से, जो कि डेंटिशन है आपका। आप में ह्यूमन बीइंग्स में 4 टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, जिसका मैंने आपको एक इजी सा फॉर्मूला बताया था। ICPM, यानी कि इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर इनको याद रखना है तो 2 1 2 3 ये होता है ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इसका मतलब है आप जब एक जौ को देखेंगे 1/4 पार्ट, आपको पता है कि आपकी जो भी आपका जबड़ा है यानी कि जौ है, सिमिलर है लेफ़्ट राइट और अपर जौ लोअर जौ, इसलिए अपन सिर्फ 1/4 का याद रखेंगे। उससे अपन निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ भी, अपर जौ लोअर जौ सभी। तो आपको याद रखना है ICPM 2 1 2 3। आई का मतलब है इंसिजर, सेंटर में आते हैं इंसिजर। सेंटर के 4 दांत इंसिजर्स होते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि अपन बात करते हैं सिर्फ लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ, एक हाफ पार्ट की। तो जो ये 2 दांत हैं, अगर आप इस हाफ की बात करें तो ये 2 दांत हैं आपके इंसिजर्स। ठीक है बच्चों, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। इंसिजर्स 2 हैं, इनका काम है कटिंग का या फिर बाइटिंग का। आपके ये फूड को कट करने में काम आते हैं, जैसे कि आप किसी बिस्कुट को तोड़ते हैं उसी प्रकार ये आपके इंसिजर्स का फंक्शन हो गया। फिर आते हैं एक कैनाइन आता है। कैनाइन का मतलब होता है ये आपके टीयरिंग में काम आते हैं, किसी फूड में छेद करने के लिए या फिर उसे फाड़ने के लिए आप कैनाइन्स का यूज़ करते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल्स में यानी कि मांस खाने वाले जानवरों में ज़्यादा डेवलप होते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जिनका फंक्शन सिमिलर है, च्यूइंग का, ग्राइंडिंग का, चबाने का। अब नंबर ऑफ टीथ आप कैसे याद रखेंगे? आपको याद है 2 1 2 3 ICPM। अब जब आपसे पूछा जाता है कि लोअर जॉ में कितने दांत हैं, लोअर जॉ में कैनाइन्स कितने हैं, सपोज आपसे पूछा गया, तो आपको पता है लोअर जॉ मतलब नीचे का हाफ, और आपको एक पता है तो आप उसे डबल कर देंगे, आपका आ जाएगा लोअर जॉ में। अगर अपर जॉ में पूछता है तो भी आप इसे डबल कर देंगे, आपका आ जाएगा 2। अगर पूछता है आपके टोटल कैनाइन्स कितने हैं, मतलब एक हाफ ये, दूसरा हाफ ये, और एग्जैक्टली इसके अपर जो भी, अगर ये लोअर जो है तो अपर जो भी एग्जैक्टली सिमिलर। तो इस प्रकार आप उसे इंटू 4 कर देंगे, 1 × 4 विल बी 4, तो आपके 4 कैनाइन्स आ जाएंगे। इस प्रकार आप कोई से भी दांतों का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया मोलर्स का नंबर, मोलर्स पूछे आपसे लोअर जॉ में, तो आपको पता है ICPM में मोलर्स हैं M और ये होते हैं 3। तो 3 अगर आपसे लोअर जॉ या फिर अपर जॉ में पूछता है तो आप इंटू 2 करके बता देंगे 6, तो 6 हो गए। अब आपसे पूछता है कि टोटल कितने हैं, पूरे माउथ में कितने हैं, तो आपको पता है 3 लेफ्ट में, 3 राइट में और 3 अपर राइट में, 3 लोअर राइट में, लोअर अपर लेफ्ट में। तो आप 3 × 4 करेंगे उस केस में और ये आपका आंसर आ जाएगा 12। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, आप चाहें तो इसे यो का यो याद कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से भी।
यहाँ तक हम कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास का। अब आप जब इसे काउंट करेंगे 2 1 2 3 से, तो आपके टोटल दांत कितने आएंगे? 2 1 3 2 5 एंड 3 8। 8 दांत आएंगे आपके 1/4 जॉ में। 1/4 का मतलब है लोअर लेफ्ट या फिर लोअर राइट या फिर अपर लेफ्ट या फिर अपर राइट, कोई से भी एक पार्ट में आपके पास 8 दांत हैं। तो पूरे माउथ में टोटल दांत कितने हो गए? इंटू 4 करेंगे तो 32, जो कि आपको याद है। सभी को पता है कि एक एडल्ट में 32 दांत होते हैं, पर अब आपको जो शायद नहीं पता हो, 32 होते हैं एक एडल्ट में। अगर आप 18 साल तक के किसी एक नौजवान युवक की बात करें तो उसमें सिर्फ 28 दांत होते हैं, या फिर आप में भी 28 दांत ही हैं अगर आपके सारे नए दांत आ चुके हैं। तो अगर अभी भी आपके टेम्परेरी टीथ चल रहे हैं तो आपके 28 से भी कम है। तो एक ह्यूमन बीइंग में 32 एडल्ट में होते हैं और 18 साल से पहले तक सिर्फ 28 दांत होते हैं। तो अभी 4 दांत कौन से नहीं होते हैं? ये जो एक लास्ट मोलर है, लास्ट मोलर सबसे पीछे वाली जाड़ का या फिर जॉ का टीथ, वो अब्सेंट होता है। तो एक अब्सेंट है, मतलब 1 into 4 करके 4 दांत नहीं है, तो 32 - 4 विल बी 28। तो एक यंग बच्चे में, जवान बच्चे में, युवक में सिर्फ 28 दांत होते हैं और एडल्ट में 32। अब ये जो एक लास्ट मोलर है, लास्ट जो दांत है, ये लास्ट मोलर, ये 18 साल के बाद आता है, इसलिए इसे विजडम टूथ भी कहा जाता है। विजडम टीथ यानी कि अक्कल दांत। 18 साल के बाद के आते हैं 4 मोलर्स। ठीक है बच्चों? तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है आप में कितने दांत हैं, आप में कितने दांत हैं, तो आप देंगे 28। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इंसान में कितने दांत होते हैं, तो आप जवाब देंगे 32। ये आप ध्यान रखें। फिर आता है ह्यूमन बीइंग्स में दांतों के 2 सेट आते हैं लाइफ टाइम में। मतलब जब पैदा होता है तो बच्चे में दांत नहीं होते हैं, बच्चा बिना दांतों के पैदा होता है। और फिर उसमें 5 साल की उम्र तक, यानी कि 6 साल की उम्र तक टेम्परेरी टीथ आ चुके होते हैं। मतलब 6 साल के बाद तो टेम्परेरी टीथ गिरकर परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। 5 साल तक या फिर कुछ 2-3 की उम्र से अलग अलग बच्चों में अलग अलग उम्र में दांत आते हैं। तो उस उम्र से बच्चों में टेम्परेरी टीथ आते हैं, यानी कि दूधिया दांत, मिल्क टीथ। ये गिर जाते हैं और इनकी जगह आते हैं परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ मात्र 20 होते हैं, यानी कि अगर आप कोई 4-5 साल का बच्चा है तो उसमें सिर्फ 20 दांत होंगे। उसमें आप कभी भी 28 या 32 दांत ना बताएं। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आगे हमें बताया गया है, और आपको अक्सर बड़े लोग घर में अक्सर बताते होंगे कि अपने दांतों का ध्यान रखें, प्रॉपर केयर करें, रोज़ाना ब्रश करें। क्योंकि अगर आपके माउथ की प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही है, आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं माउथ में, और वो बैक्टीरिया का नंबर बहुत बढ़ जाता है। अगर आप उन्हें क्लीन नहीं करेंगे
तो ये बैक्टीरिया जो आपके माउथ में फूड रह जाएगा क्लीन नहीं करने पे, उस पे बैक्टीरिया फीड करेंगे और ये बैक्टीरिया अमाउंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके दांत सड़ने लगेंगे या फिर गलने लगेंगे एक एसिड की वजह से। बैक्टीरिया खाना खाएंगे और कुछ एक एसिड प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आपके दांत सड़ने लगेंगे, आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसे कैविटीज़ भी कहा जाता है। इस डैमेज को कहते हैं टूथ डीके और एसिड से बन जाती हैं कैविटीज़, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। तो अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं, दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके दांत इस तरह से सड़ सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करते हैं स्वीट्स पे, सुगरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपके कैंडीज़, चॉकलेट, मिठाइयाँ वगैरह, इन सभी पे ये बैक्टीरिया और भी फास्ट ग्रो करते हैं। तो कभी भी सोने से पहले मीठा ना खाएं, क्योंकि आप गलती से भी अगर थोड़ा बहुत मीठा दांतों में रह जाता है तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पूरी रात का समय मिलता है, अन्यथा आप दिन में तो कुछ भी खाते पीते रहते हैं और बार बार मुंह साफ करते रहते हैं, क्लीनिंग चलती रहती है। तो इसलिए अपने दिन में बार बार माउथ वॉश करते रहें और डेली ब्रश करें। अब आपका जो बैक्टीरिया है वो एक तो एसिड रिलीज कर रहा है, प्लस आपके माउथ में सलाइवा भी है। तो ये सलाइवा, बैक्टीरिया और वो जो फूड पार्टिकल जो कि गंदा, आपके प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी माउथ में, तो फूड पार्टिकल्स भी होंगे, उस पर बैक्टीरिया भी होंगे और आपका सलाइवा तो होगा ही। ये सब मिलके एक परत बना लेंगे, थिक लेयर दांतों पे, जिसे प्लेक कहा जाता है। तो अब आप जान चुके हैं प्लेक क्या होता है, आप जान चुके हैं प्लेक क्या होता है, कैविटीज़ क्या होती हैं और टूथ डीके क्या होता है। ये बात हो गई ह्यूमन डेंटिशन की। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आप सबसे पहले इस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। आपके सबसे पहले आता है माउथ, जिसमें कि अपन ने अभी अभी पढ़ा, आपके टीथ हैं, आपकी टंग भी है और सलाइवरी ग्लैंड्स अभी पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे आपका सलाइवा रिलीज़ होता है। सलाइवा को हिंदी में आप, सलाइवा मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी टेस्टी चीज़ देखते हैं तो आपका जो लिक्विड रिलीज़ होता है आपके माउथ में, उसे सलाइवा कहते हैं। जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कोई मिठाई देख के आपके मुंह में पानी आ गया, दैट इज़ सलाइवा। ये रिलीज़ होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि माउथ में प्रेजेंट है। ये आपको फोटो में दिखाया भी गया है। ये और ये हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर माउथ से जब आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग है जहाँ से आपकी सांस नली यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोस्ट्रिल से जो आपकी कैविटी है या फिर नेसल कैविटी है, नेसल ट्रैक्ट है वो, और फूड ट्रैक्ट, आपके नाक से जो हवा ओपनिंग आ रही है और आपके माउथ से जो ओपनिंग है, वो जिस पार्ट पे मिलते हैं उसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के नीचे है आपकी एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, पाइप या फिर आप इसे नली कह सकते हैं।
इसे फूड पाइप कहते हैं या फिर ईसोफेगस। इसका काम सिर्फ खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाने का होता है। अब आप देख रहे हैं फूड पाइप आगे बन जाती है स्टमक। फूड पाइप का ही इस पूरे पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ से लेकर के आप जो भी पढ़ रहे हैं, अभी फूड पाइप आगे आके मोटी हो गई और इसने बना लिया स्टमक। स्टमक से आगे स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे तो इस पार्ट के आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार आपस में कॉइल्ड है, यानी कि गुच्छा सा बनाए हुए है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे स्टार्ट होती है। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, और ये आपके पूरे इंटेस्टाइन को इस प्रकार एनबॉक्स करती है। और लास्ट में रेक्टम और एनस के थ्रू ख़त्म हो जाती है। एनस आपका दूसरी ओपनिंग है, जैसे आपका माउथ वो ओपनिंग है जहाँ से फूड एंटर होता है, और तो एनस आपकी वो ओपनिंग है जहाँ से फूड नहीं, आपका वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, निकलता है बॉडी से। ठीक है बच्चों, तो आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से हमेशा याद रखें, आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स और टीथ और टंग। देन आपका फेरिंग्स, सिर्फ एक कॉमन ओपनिंग है। माउथ के बाद आती है आपकी ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम और एनस के थ्रू आउट। अब आपने इस डायग्राम में मैं आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, ये है आपका लीवर। और लीवर के अंदर नहीं है, लीवर के नीचे दबा हुआ है आपका गोल ब्लैडर। और स्टमक से पीछे की तरफ है पैनक्रियाज। ये सिर्फ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का मतलब वो ऑर्गन्स जहाँ से कुछ सिक्रीट होता है। जैसे आपके सलाइवा जिस पार्ट से रिलीज होता है उसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। इसी प्रकार लीवर, पैनक्रियाज भी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये पूरा पार्ट माउथ से लेकर के एनस तक, मैंने आपको बताया है, सिर्फ एक ही ट्यूब है जो कि कहीं पे मोटी होती है, कहीं पे पतली और कोइल हो जाती है, और कहीं पे फिर से चौड़ी हो जाती है। ये पूरी एक ही ट्यूब है, इसे कहा गया है एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी एलिमेंट्री कैनाल के आप नाम अगर रटना चाहेंगे या फिर याद करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इस डायग्राम से बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आएगा माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस। ये रेक्टम एंड एनस। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं। ग्लैंड्स मतलब जहाँ से रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस आपके खाने को पचाने के लिए। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया ओवरव्यू। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेशन की। तो इंजेशन में सबसे पहला प्रोसेस होगा फूड की एंट्री, जो कि आप अपने हाथों से पकड़ के फूड को माउथ में रखते हैं, और वहाँ पे होता है फूड का मैस्टिकेशन। आप उसे चबाया जाता है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है दांतों के थ्रू। और दांतों के बारे में हम सब कुछ जस्ट अभी पढ़ चुके हैं।
दांतों के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ से कुछ देर पहले। इसकी पूरे की रीडिंग लगाएं अपनी बुक से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको हमेशा याद रहेगा। देन हमने दांतों के साथ फिर हम बात करते हैं टंग की। टंग है आपकी जीभ। जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, वही मस्कुलर ऑर्गन जैसे कि आपके हाथों में होता है उसी प्रकार, या फिर जैसे कि आपके पैरों में होता है, आपके पैरों की मूवमेंट के लिए मसल्स काम करती हैं, उसी प्रकार टंग भी एक मसल है जिसका बैक जो है, मतलब जो पोस्टीरियर ही कहते हैं इसे, मगर जो पीछे का हिस्सा है वो तो अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, और फ्रंट एंड फ्री है। आपकी जीभ आगे से लहराती रहती है, फिर मूव करती रहती है, फ्री एंड है। तो टंग इज फ्लैशी present in our mouth that is free at the front end but attached at the back। पीछे की तरफ जुड़ी हुई है और आगे की तरफ फ्री है। ये हो गई टंग के बारे में। अब टंग का फंक्शन क्या है? जीभ आपको एक तो टेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपका जो भी फूड है उसका टेस्ट कैसा है ये आपको जीभ से पता चलता है। फिर निगलने के लिए, स्वेलो करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने फूड जो यहाँ पे रखा है वो आपकी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में कैसे जाएगा? जब यहाँ से स्वेलो होगा, और स्वेलो कौन करता है? टंग। तो आपका टेस्ट भी करने में और फूड को मिक्स करने में, कभी भी आपके दांत अकेले फूड को मिक्स नहीं कर पाएंगे। जीभ की या फिर टंग की मूवमेंट ही है जो उस फूड को बार बार मूव करके दांतों के नीचे लेके जाता है और आपका जो भी फूड है उसे मिक्स करके एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं, इस प्रकार का कुछ बना देती है जो कि ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टंग का यूज़। अब आप टंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो टंग पीछे की तरफ से अटैच्ड है, आगे की तरफ से फ्री है, और इस पे होते हैं टेस्ट बड्स। आगे टिप पे होता है स्वीट और उसके पास में होता है सॉल्टी। स्वीट एंड सॉल्टी, आप मीठा और नमकीन टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो पूरी जीभ पे ही ये सारे टेस्ट बड्स होते हैं, मगर जो टेस्ट बड्स मीठे के लिए और नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो होते हैं आगे की तरफ, टिप पे स्वीट के लिए, उसके जस्ट पीछे सॉल्टी के लिए। इसीलिए आप जब भी कभी फूड को टेस्ट करते हैं तो उसे बीच में रखने की बजाय हाथ में लेकर के आगे से थोड़ा सा हल्का सा चाट के या फिर टच करके चेक करते हैं। तो सबसे आगे हो गए आपके स्वीट एंड सॉल्ट के, उसके पीछे की तरफ सोर मतलब खट्टा, और लास्ट में होते हैं बिटर यानी कि कड़वा। इसीलिए आपको जब भी कुछ आप कभी करेला खाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उसकी जो कड़वाहट है, जो बिटर टेस्ट है, वो आपको खाने के लास्ट में आता है। एकदम गले में आपको खराश महसूस होती है। इसीलिए आपको टैबलेट वगैरह भी जो खराश लगती है हमेशा जीभ के एकदम लास्ट पार्ट पे पीछे की तरफ खराश आपको महसूस होती है। ये हो गई आपकी टंग। और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो एक लिक्विड या फिर जिसे आप आम भाषा में थूक कहते हैं, सलाइवा, वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। और इसका यूज़ है ताकि आपका फूड थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, इजी हो जाए। उसके लिए फूड के लिए आपके माउथ से स्टमक तक पहुंचना और उसका च्यू होना, उसका मिक्स होना, टंग के थ्रू मिक्स होना, ये सभी तभी हो पाएंगे जब आपका सलाइवरी ग्लैंड से फूड में सलाइवा मिला के उसे मॉइस्ट या फिर गीला किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। आज हमने इंजेक्शन कंप्लीट कर लिया है, आगे का हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।